मोमेंटम में डाउट है किसी को? नो सर। नहीं है ना? सर एक और बार समझा दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा। अभी तो वैसे मोमेंटम हम लोग थोड़ा और लिखेंगे इसके अंदर में, अच्छा खासा अभी कंटेंट बाकी है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना याद रख लो, मोमेंटम जो है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं बच्चों, पी से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये उसका फॉर्मूला होता है। पी से डिनोट करेंगे बस, जैसे हम लोग फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं वैसे मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, सिंपल। उसका फॉर्मूला हो गया मास इंटू वेलोसिटी। मास किसका? उस बॉडी का मास। वेलोसिटी किसकी? उसी बॉडी की वेलोसिटी। फिर इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमने यहीं से निकाला था, मास इंटू वेलोसिटी से ही निकाला था। देखो पहले मास है तो मैंने केजी लिख लिया, वेलोसिटी था तो उसका मीटर पर सेकंड लिख लिया, और उसको घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया, बात इतनी ही थी, है ना। सो मोमेंटम हो गया ये चीज। बात समझ में आई प्रज्ञा? और हाँ सर। और देखो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे जैसे आप मास या वेलोसिटी बढ़ाओगे मोमेंटम भी बढ़ेगा। कैसे सर? हाउ कम? क्यों? कब? की? कहाँ? ये सब आंसर्स देख लेते हैं हम लोग फटाफट, सब आंसर्स देख लेते हैं। चलो देखो फटाफट एग्जांपल लेता हूं मैं, और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। सो मान लो बच्चों मेरे पास में एक बॉडी थी, उसका मास था 10 केजी और उसकी वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसका मोमेंटम निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द मोमेंटम? कैन यू प्लीज फाइंड आउट? मोमेंटम का फॉर्मूला याद है ना? मास इंटू वेलोसिटी। फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्विकली। सर 50 सर मीटर पर 50 केजी मीटर पर सेकेंड। यस 50 केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। कैसे किया इसको हमने? सर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, हम लोगों ने मोमेंटम निकाल लिया। अच्छा अगर मान लो ऐसा कर दूं मैं आपके पास में एक बॉडी दे दूं जिसका मास है 20 केजीज और उसकी वेलोसिटी उतनी ही है 5 मीटर पर सेकेंड ही, जैसे पहली थी, जितनी पहले थी उतनी ही वेलोसिटी अभी भी है, बट द ओनली चेंजेस दैट उसका मैंने मास बढ़ा दिया। आप लोग मुझे बता सकते हो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी इस बार? क्या इस बार वो जल्दी बताओ। सर 100 केजी मीटर 100 केजी मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ मैंने इस केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस किया है? व्हाट इज द डिफरेंस? सर मास का। मास क्या किया? मास में बढ़ाया कि घटाया? सर इंक्रीज किया है। सो जब बच्चों आप लोग मास इंक्रीज करते हो ना, देखो यहाँ पे 20 केजीज मास है, पहले वाले केस में 10 केजी मास था, तो जब आप मास बढ़ाओगे उसकी वजह से मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे पता चला? सर पहले मोमेंटम की वैल्यू 50 आ रही थी और नेक्स्ट केस में मोमेंटम की वैल्यू 100 हो गई, बढ़ गई वैल्यू, बढ़ गई वैल्यू, है ना। अच्छा एक और केस ले लेते हैं फिर यहीं पर हम लोग फटाफट। थर्ड केस ले लो बच्चों, थर्ड केस ले लो कि जब आपका मास उतना ही है 10 केजी, लेकिन इस बार आपने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड कर दिया है। क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द मोमेंटम? सर 100 केजी मीटर पर सेकेंड। यस 100 केजी मीटर पर सेकंड। बाकी सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? हाँ बहुत सर। इजी है। हाँ सो बच्चों देखो आपने इस केस में क्या डिफरेंस किया? पहले आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, इस बार आपने वेलोसिटी बढ़ा दी। इस बार आपने क्या किया? वेलोसिटी बढ़ा दी। पहले आपका मास था 10 केजी, इस बार भी मास 10 केजी है, लेकिन इस बार आपने वेलोसिटी बढ़ा दी। सो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ा मोमेंटम पर? मोमेंटम भी इंक्रीज हो गया। मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जस्ट लेट मी नो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा ये क्या हो रहा है? बोलता ही रह गया मैं। So can I say that if you, what is happening buddy? एक मिनट guys. So can I say that when you increase the mass, जब mass increase होगा तब भी momentum increase होगा, जब velocity increase होगी तब भी momentum क्या होगा? increase होगा। yes or no? yes or no? यस सर। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में आपने लिखा है, एक तो पहले वो एग्जांपल लिख लो, ये वाला एग्जांपल लिख लो, उसमें ये 3 केसेस डाल देना, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 करके, एंड फाइनली आप ये बॉक्स बनाओगे नीचे की तरफ में। फाइनली आप लोग ये बॉक्स बनाओगे उस पे स्टार लगा के कि मोमेंटम इंक्रीज करोगे। सिंबल का मतलब है इंक्रीज होना,
मोमेंटम इंक्रीज हुआ, सॉरी मास इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब भी मोमेंटम इंक्रीज ही होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आप मास को डिक्रीज करोगे ना तब मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा उससे। अच्छा, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे तब भी मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी? अच्छा, समझ में आ रहा है। हाँ, लिख लो फिर फटाफट इसको, लिख लो इसको जल्दी से। जनरली लिख क्या है, देते हैं। ये मोमेंटम जो है ना बच्चों को समझ में आता नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हो गया, चलो आगे बढ़े। So with, नो सर। कर लो फटाफट। प्रत्यक्ष बहुत धीरे कर रहा है। सर हो गया। तो दोस्तों, सो हमको जो समझ में आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, हमको जो समझ में आया हमने वो लिख लिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अब इसके एक काम करते हैं, मोमेंटम के हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, आप लोग ये नोटिस करोगे कि कैसे मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से इफेक्ट कितना आएगा, फिर कैसे वेलोसिटी बढ़ाने से इफेक्ट आएगा, वो सब चीजें अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज if a tennis, if a table tennis लिख लो, चलो टेनिस भी नहीं, टेबल टेनिस। if a table tennis ball hits a player while playing, it does not hurt him, it does not hurt him। क्यों हर्ट नहीं करती बच्चों उसको? क्यों हर्ट नहीं करेगी? क्योंकि वो जो टेबल टेनिस बॉल होती है वो बहुत हल्की होती है, इट्स वेरी वेरी लाइट, उसका मास बहुत कम होता है। दोस्तों, अगर मास कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा, अगर मास कम हो गया तो मोमेंटम कम हो जाएगा। बट अगर मान लो उसी जगह पे आपने मास इंक्रीज कर दिया, अगर उसी जगह पे आपने मास इंक्रीज कर दिया, सो बट when a fast moving cricket ball hits a player, it hurts badly, बहुत दर्द होता है उसमें। अगर आपको गलती से क्रिकेट की बॉल आते हुए लग गई सर पे, हाथ में या शरीर पर कहीं पर भी, तो आपको बहुत दर्द होगा। रीजन क्या है? क्योंकि सर उसका मास ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से सर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मोमेंटम बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मोमेंटम बड़ा होने से फर्क क्या पड़ता है। फटाफट लिखते जाओ साथ साथ में, कहीं पर डाउट आता है तो मुझे पूछते जाना। सेकंड एग्जांपल देख लो दोस्तों, सेकंड एग्जांपल लिख लो। अ ट्रक बहुत बड़ा होता है ना, हेवी ट्रक होता है। सो अ ट्रक स्टैंडिंग besides a road does not pose much danger। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं हम लोग। सो does not pose much danger, but when the same truck is moving with a velocity of 5 meter per second, it may kill somebody, किसी को मार देगा भाई वो ट्रक।
अगर रोड पे खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो है ना भाई। अगर कोई ट्रक है रोड पे खड़ा हुआ है, तो ना तो उसकी कोई स्पीड है ना वेलोसिटी है, वो चुपचाप खड़ा हुआ बेचारा, कुछ नहीं है उसका, ना वेलोसिटी ना कुछ। अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा उसका, वेलोसिटी जीरो मोमेंटम जीरो। बट अगर मान लो सेम ट्रक है, सेम ट्रक, इतना ही भारी ट्रक, अगर वो छोटी सी भी कम स्पीड से भी चलता है, तब भी वो कुचल देगा भाई, लोगों को मार देगा। इट में नहीं, वो पक्का मार देगा। हाँ बोल। सर अच्छा, ट्रक का तो मास होगा, बट वो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा ना यस, मोमेंटम। मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ओके सर। मोमेंटम जीरो हो जाएगा उस केस में उसका। ये लिख लिया तो आप लोग लिख सकते हो, सिंस व्हेन ट्रक इज एट रेस्ट velocity is equal to 0, therefore p is equal to mv is equal to mass into 0 which is equal to 0. So there is no momentum. वहां पे जीरो ही है, मोमेंटम ही जीरो, वहां पर कुछ है ही नहीं, उधर पे वहां पर कुछ है ही नहीं भाई, मोमेंटम ही नहीं है। और दोस्तों जब मोमेंटम नहीं होता ना तो फोर्स भी नहीं होता एक्चुअली। ठीक है। हाँ सर। तो अभी मोमेंटम हल्का फुल्का घुस रहा है दिमाग में कि मोमेंटम सर हाँ कुछ फर्क पड़ता है उससे, नहीं पड़ता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अ बुलेट ऑफ वेरी लेस मास, उसका मास होता ही कितना है भाई, नेग्लिजिबल मास होता है। अ बुलेट ऑफ वेरी लेस मास may kill a person when fired from a gun। होता है ना ऐसा, डेडली वेपन है वो, एक छोटी सी बुलेट है, पिद्दी सी बुलेट है, हार्डली इतनी बड़ी होगी बुलेट आपकी। जो बुलेट होती है ना, एक छोटी सी इतनी सी बुलेट होती है, इतनी सी, क्या है इसमें कुछ होगा, इतना सा तो पत्थर अगर आप किसी को मारोगे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट सेम बुलेट अगर आप गन से फेंकते हो, गन से मारते हो, गन से छोड़ते हो, उसको रिलीज करते हो, फायर करते हो, भाई ये मार देगी उसको, सीधा खत्म है, बंदा खत्म है, किल, फिनिश। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है उसकी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उसका मोमेंटम और ज्यादा हाई होगा भाई, मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, और उसकी वजह से बंदा फिर न्यूज में आएगा अगले दिन। खबर पड़ रही है दोस्तों? लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? यस सर, समझ गए। सर यही वाला केस एग्जांपल नंबर 3 बुलेट वाला, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होगा यूज होगा। यस 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 यस। चलो ये हो गया, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। ऑल्सो राइट डाउन इट हैज मतलब कौन सा? मोमेंटम हैज, मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कैसी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। therefore it is a vector quantity, it is a vector quantity, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा सा तुम लोग बड़े होते ना, मैं समझाता कि कैसे वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका मोमेंटम आ रहा है। फॉर द टाइम बीइंग आप तो इसको रट लो, अब क्या कर सकते हैं। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो और फिर बताओ कि हाँ सर लिख लिया है। ये जो एरो लगाया ना मैंने, ये एरो ये बताता है इंक्रीज। हाँ ठीक है। मिस्टर अभी, ओ मिस्टर अभी, प्रत्यक्ष लिखा तूने? प्रत्यक्ष है भी कि नहीं है? ओ भाई साहब म्यूट हो तुम। सर कौन? पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, समझ में नहीं आया हमको।
चलो मोमेंटम सबको क्लियर हो गया ना? मोमेंटम सबको क्लियर हो गया ना? अच्छा हाँ सर। हाँ ओके 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 चलो अब लिख लो इंपॉर्टेंट वाला लॉ कौन सा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसमें लिख लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum of an object is proportional to, बहुत important line है guys ये, is proportional to the applied unbalanced force, applied unbalanced force in the direction of the force, in the direction of the force। आज राइटिंग अच्छी आ रही है मेरी है, क्या बोलते हो? हाँ सर। तुम लोग इतना खाली कलर अलग होता है तो और मजा आता है। तुम तो इतना गंदा लिखते हो ना, इतना गंदी राइटिंग है तुम लोगों की, मैं क्या बताऊं। मेरे को मुझे सर इम्प्रूव कर रहा हूँ सर। तू रहने दे प्रणव, तू तो बोल ही मत। नहीं सही में तू मत बोला कर, तू मत ही बोला कर, क्यों? तू नहीं करने वाला, मुझे पता चल गया है तू कैसा लड़का, तू बहुत आलसी लड़का है, तू करना ही नहीं चाहता। तेरे को जब तक कोई सामने से फोर्स ना करे ना, तू काम ही नहीं करेगा। मैं समझ गया। मुझे लगता था प्रणव एनलाइटेंड स्टूडेंट है, प्रणव मेहनत करता है, बट नहीं, ऐसा ये सब गलत बात है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। इसको जब तक डांटो नहीं तब तक नहीं करेगा ये काम। चलो लिख लिया सबने ये? हाँ सर। ठीक है, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको कैसे डिफाइन करोगे? चेंज इन मोमेंटम divided by time taken for the change, time taken for the change, ठीक है, टाइम टेकन फॉर द चेंज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चेंज इन मोमेंटम का मतलब है P2 माइनस P1 गाइस, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आप बोलोगे सर ये P2 T2 L2 ये सब क्या है? ये दोस्तों P2 है फाइनल मोमेंटम, P2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। और P1 है इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली T1 T2 भी आप लोग लिख लो। Similarly, please write down, it is my humble request, write down T1 and T2. T1 is the initial time and T2 is the final time. T2 is the final time. T2 is the final time. लिख लिया? हाँ सर। समझेंगे इसको, अभी इस पे टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग, इस पे टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा खासा हम लोग। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोगों ने इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे बच्चों डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी का मतलब आपको समझ में आ गया कि डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा टी है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में आई ये बात? पता चला डेल्टा क्या है? हाँ दोस्तों, सर एक और बार। बेटा ये जो डेल्टा, ऐसे कभी डेल्टा लिखा हो ना कहीं पर भी, डेल्टा पी, ऐसा डेल्टा पी लिखा हो, डेल्टा एम लिखा हो, आप समझ जाना ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा।
ये रिप्रेजेंट करता है चेंज। इसका मतलब होता है जब ये खुलेगा तो बनेगा P2 माइनस P1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा एम भी जब खुलेगा तो चेंज के साथ खुलेगा, मतलब फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, कुछ भी हो तो वो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास से खुलेगा। ये होता है इसका मतलब। ये ठीक है प्रज्ञा? ओके। डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है ना? चलो ठीक है, गुड, शाबाश। ओके देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज हो रहा है मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है वो ये बताता है डेल्टा पी बाय टी। भाई रेट है ना, व्हाट इज द रेट एट विच यू आर यू नो। सर हाँ बोल। सर जैसे डेल्टा ए लिखा है, हाँ डेल्टा ए लिखा हुआ है, अगर डेल्टा ए लिखा हुआ है तो हमारे लिए तो ए एक्सेलरेशन चल रहा है ना अभी तक, सो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू ए फाइनल, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है इसका मीनिंग। स्पीड, रेट, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं यार अपन ने। कितना पढ़ लिया, मतलब इतनी नॉलेज तो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्लास 9th में आते के साथ ही मिल जाएगी। एनीवेज, मैंने अभी तक सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइन किया है, मैंने आपको ये नहीं बोला है न्यूटन सेकंड लॉ मैथमेटिकली कैसा दिखेगा। तो आप लोग इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, change in momentum divided by time taken is proportional। इसको बोलते हैं proportional, ठीक है, इसको बोलते हैं proportional। so it is proportional to the force applied, is proportional to the force applied। ये proportional to का सिंबल है, proportional का सिंबल, इसको बोलते हैं proportionality का सिंबल। क्लियर हुआ दोस्तों? बात समझ में आ रही सबको? आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, आप लोग ये बताओगे। आज से कोई भी, नेवर एवर यू हैव टू से F इज इक्वल टू ma। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, यही है करेक्ट स्टेटमेंट। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यही आप लिखोगे। इसके अलावा आप लोग नहीं लिखोगे कुछ भी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना भाई। F इज इक्वल टू ma वगैरह ये सब आपके टीचर अगर सिखाते हैं तो प्लीज वो स्पेशल केस है जो स्पेशल केस सिखा रहे हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट द एग्जैक्ट केस। चलो हो गया ये, तो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं हम लोग, मैथमेटिकली कैसा दिखता है ये। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ, जितना मतलब बता रहा हूँ ना 10th क्लास में मेहनत नहीं लगती ना, उतने से डबल मेहनत 9th क्लास में लगती है भाई, क्योंकि कंसेप्ट इधर के ऐसे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो ठीक है, शुरू करें इसको। यस। लेट इनिशियल मोमेंटम बी P1, इनिशियल मोमेंटम है P1 विच इज इक्वल टू mu। u पता है ना इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मास चेंज नहीं हो रहा, मास जो पहले था उतना ही मास है बाद में भी। एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बी P2 विच इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v। तो v क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, v विल बी फाइनल वेलोसिटी। लिख लिया दोस्तों? जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ में, अब स्लो स्लो मत लिखो, अब स्लो स्लो मत लिखना। अब प्रणव लिख लिया तूने ढीले? हाँ सर। शाबाश, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग गंदी मत करना फास्ट फास्ट लिखने के चक्कर में, पता चला तुम लोग राइटिंग। सर 1 मिनट।
कानपुर में क्या माहौल है भाई? सर कल बारिश हुई थी शाम को। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये था मोमेंटम, हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम देख लिया। चलो, चेंज इन मोमेंटम क्या है? मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक द फॉर्मूला। सो पहले मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाएगा दोस्तों? डेल्टा पी होगा ना वो, उसका मतलब P2 माइनस P1 आएगा ना, विच इज इक्वल टू P2 की जगह पे आपने लिखा mv माइनस P1 की जगह पे आपने लिख दिया mu। आप यहाँ से m को कॉमन निकाल लो, आपके पास बच गया m इंटू v माइनस u। दिस इज योर डेल्टा p, दिस इज योर डेल्टा p। लिख लो फटाफट इसको। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना। लिख लिया इक्वेशन नंबर 1? हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है, गुड गुड, शाबाश। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, ये था सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है टाइम से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, वापस से लिख लो, नहीं लिखना तो भी मत लिखो। मैं नहीं लिख रहा यार, इसको कंटाल आ रहा है। कंटाल क्या, अभी कोई मीनिंग नहीं बैठता बार बार एक ही चीज लिखने का। सो आप लोगों को फॉर्मूला तो याद है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का? ये है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, विच मींस डेल्टा टी। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, इसका फॉर्मूला डेल्टा पी के टर्म्स में क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई, बच्चों मैंने यहाँ पे t ले लिया, रीजन क्या है? T2 की वैल्यू है t और T1 की वैल्यू है 0। मैंने अज्यूम किया है that initial time is 0 and final time is t, m into v minus u divided by t। Equation number 2, equation number 3। Equation number 3 लिखा? अरे लिखा कि नहीं लिखा यार? यस सर। विच इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, शाबाश। विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन कहां से आया? सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, अगर आप लोगों को याद हो तो। होता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मैंने इस पूरे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को सब्सटीट्यूट कर दिया a से, लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ था m, ये आ गया अपने पास इतनी चीज। सो डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू ma। ये बन जाएगी लास्ट इक्वेशन तो नहीं बनेगी, ये फोर्थ इक्वेशन। सर थर्ड वाली कौन सी है? ओ m v माइनस u ये वाली, हाँ। अपॉन। ओके। चलो लिख लिया सबने ये? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, इधर पे आप ध्यान रखना है, हियर वी हैव assumed that mass does not change of the body। बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा मोशन के टाइम पे। क्लियर हो गया? Therefore, according to Newton's second law, we can write down that delta p divided by delta t
is equal to mass times acceleration and it was proportional to the force applied. यही तो था सेकंड लॉ, यही तो था सेकंड लॉ, है ना? डेल्टा पी, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इसको, अगर कंफ्यूजन नहीं करना है, आपके टीचर से आपको कंफ्यूजन नहीं करवाना है, तो आप इतना भी लिख सकते हो, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, बट फ्रॉम इक्वेशन 4 we get mass times acceleration is proportional to f. ये ले लो. Therefore f is proportional to ma and we get f is equal to, oh, not ma but some other thing, f is equal to k times ma. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 5. F इज इक्वल टू k टाइम्स ma. जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा ना तो इज इक्वल टू साइन आएगा. मैं लिख देता हूं, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटा के इज इक्वल टू आएगा तब k यूज करो, तब कांस्टेंट की वैल्यू, k इज अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. आगे बढ़ते हैं, वेयर k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. भाई तभी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो. लिखा? स्क्रीनशॉट ले लो. टाइम नहीं बच्चों यार, अपने को न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इस चैप्टर में. चलो, वेयर k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी जो वैल्यू होगी, द वैल्यू, ऐसे एरो डाल लेना, द वैल्यू ऑफ k इन SI यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ k इन SI यूनिट्स इज इक्वल टू 1. k की वैल्यू 1 है, देयरफॉर फाइनली यू विल गेट f इज इक्वल टू ma. जो भी नंबर है इसको डाल लो. क्या नंबर है ये? 6th नंबर. ये हो गया आपकी फाइनल इक्वेशन भाई. That force is equal to mass into acceleration. Simple. Force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हो गया, Yes, खत्म sir. हो गया न्यूटन सेकंड लॉ. इसमें कुछ डाउट है तो बताओ मुझे. सर एक बार आप वो इक्वेशन 3 वाला पेज दिखा दीजिए बस. एक सेकंड. ये लीजिए. सर हो गया. प्रणव तुमको समझ में आ रहा है ये? सर आ रहा है. यस सर. झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं सर. सच बताओ, हाँ सर. क्या समझ में आ रहा है तुमको इसमें? क्या सर? क्या समझ में आ रहा है तुमको इसमें? इक्वेशन कैसे कर रहे हैं सर हम? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. चलो, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे भाई. नो टाइम एट ऑल, नो टाइम एट ऑल. चलो फटाफट टॉपिक डालो. आज ये खत्म करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन. जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कैचिंग. अब इसमें आप कहानी आप खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग खुद लिखोगे. कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. सेकेंड लिख लो इसमें लैंडिंग आफ्टर ए हाई जंप, लैंडिंग आफ्टर ए हाई जंप. तीसरा लिख लो इसमें यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स, यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि यूज ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स, यूज ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स इन व्हीकल्स.
है ना, जब गड्ढे आते हैं तो हमको गाड़ी का धक्का ना लगे उसके लिए हम लोग शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। दीज आर द यूजेस। बहुत सारे यूजेस हैं, वैसे बहुत सारे यूजेस हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे यूजेस हैं जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। अब यूज कैसे आ रहा है वो देखो आप लोग फटाफट। देखो फोर्स का जो फॉर्मूला था दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे आप v माइनस यू बाई टी लिखते थे, हाँ या ना? यस सर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिखते थे। अब आप देखो, अगर मैं टी टाइम बढ़ा देता हूँ, ये जो नीचे वाला टाइम है इसको मैं बढ़ा दूंगा, मुझे बताओ फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? क्विकली सर बढ़ेगा। प्रणव? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। प्रज्ञा? बढ़ेगा। समझ में आया कैसे बढ़ेगा? यस। कहाँ से यस सर? कहाँ से यस सर? अगर मैं आपको बोलूं फोर्स इज इक्वल टू 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स ले लेता हूँ, 5 के बाद में अगर मैं बच्चों यहाँ पर 10 इंटू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम बढ़ा के अगर मैं 20 सेकंड ले लेता हूँ, मुझे बताओ फोर्स की फर्स्ट केस में और सेकंड केस में वैल्यू क्या आएगी? क्विकली फोर्स 1 में निकालो फटाफट F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू मुझे जल्दी से बता दो। बढ़ेगा, आए बढ़ेगा। डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो क्या न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाती है? पूरी वैल्यू बढ़ती है क्या? यू आर इंक्रीजिंग टाइम, तो शुड द फोर्स इंक्रीज? टाइम डिनोमिनेटर में है, बोलो फटाफट F1 F2 की वैल्यू। सर पहले वाले में बढ़ी है, दूसरे वाले में डिक्रीज है। कहाँ बढ़ी है? सर F1 में। कहाँ से बढ़ेगी? सर F1 में 20 आएगी। हाँ तो 20 आया, ठीक है, चल मैं मान लिया कि 20 आ गया, पर ये बढ़ेगा घटेगा तेरे को कैसे पता है कि बढ़ा है कि घटा है? सर F2 के बिहाफ पे। हाँ तो ऐसा बोलो ना F2 के बिहाफ पे। तो अभी आप बताओ मुझे, डिनोमिनेटर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, F1 और F2 में से कौन सी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? सर F1 बढ़ रही है, F2 घट रही है। तो फिर अगर आप डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे नालायको, तब F1 की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी, मतलब F की वैल्यू इंक्रीज करेगी। स्टूपिड इडियट्स। F2 की वैल्यू बताओ फटाफट। सर 5। सो आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले 5 था, जब डिनोमिनेटर 5 था आपकी F की वैल्यू थी 20। जब आपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया तब आपकी F की वैल्यू कितनी हो गई है? सिर्फ 5 हो गई है। इसका मतलब आप डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। डब्बों, ओके सर। सोचते क्या हो और करते क्या हो? क्लास 7 से रिपीट करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है? सर साइंस हाँ सब कुछ। ओके क्लास 7 से तुम लोग सब वापस से अपना पढ़ना शुरू कर दो। ओके सर। चलो देखो, सो द पॉइंट वाज कि यार अगर टाइम बढ़ जाएगा ना तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अरे मतलब इम्पैक्ट का टाइम अगर बढ़ जाएगा, कितनी देर तक आपके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर वो टाइम आपने बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चेक करो, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, क्या आपने कभी बॉल कैच करी है? आप समझो इस बात को, मान लो आपको किसी ने बॉल फेंक के मारी, आपने सीधा यहाँ पे हाथ रख दिया और रोकने की कोशिश करी आगे की तरफ से, लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छे से लगती है ना, बॉल बहुत तेज लगती है। यस सर। वहीं पर अगर किसी ने बॉल फेंक के मारी, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपने बॉल को पकड़ा और ऐसे घुमा के ले गए नीचे की तरफ, जैसे क्रिकेटर पकड़ते हैं बॉल को। नोटिस करना आप लोग, क्रिकेटर क्या करेगा? हाँ, बॉल को पकड़ेगा और साथ में उसके नीचे नीचे निकलता जाएगा यहाँ तक। क्यों करता है वो ऐसा? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द मोमेंटम, वो फोर्स का इफेक्ट कम करना चाहता है भाई। वो धीरे धीरे वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है वो। उसने जैसे यहां से यहां तक टाइम इंक्रीज कर दिया, कब तक? जब तक बॉल रुकी नहीं। पहले तो बॉल यहीं पे रुक जाती, उसके हाथ में ही रुक जाती, तब तो उसको लगता तड़ाका एकदम अच्छा खासा। बॉल हाथ में रुक जाती ना उसके सीधा इधर इसी पॉइंट पर,
तो बहुत गंदी लगती, उसको हाथ में लग जाती। बट अभी उसने क्या किया, बॉल पकड़ते के साथ ही नीचे घुमा दिया ऐसे करके। सो जो टाइम था बॉल को रोकने का वो बढ़ गया, टाइम बढ़ा, टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। So that is why he is able to catch a cricket ball and this is the tactic which is applied in the cricket game. अभी समझ में आया guys? Yes or no? Yes, बराबर। All right. Now let's second वाला देखो, landing after a high jump. आपने मान लो हाई जंप ले लिया बच्चों, अरे मतलब क्या है, आपके स्कूल में ना ऐसे करके गेम चल रहा है, हाई जंप सबको पता है ना, हम लोग यहाँ से भाग के आते हैं ऐसे करके, यहाँ से उछलते हैं और ऐसे करके कूदते हैं इधर पे, हाई जंप, है ना। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर हम लोग मिट्टी क्यों उखाड़ के रखते हैं हाई जंप में, क्यों यहाँ पे मिट्टी नहीं उखाड़ते, या फिर क्यों इसके ऊपर भी हम लोग हाई जंप हम लोग रोड के ऊपर क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डोंट वी डू इट ऑन द रोड, सिंपल कंक्रीट वाला रोड, उसके ऊपर क्यों नहीं करते हाई जंप, यहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट मिट्टी क्यों लेते हैं, फोर्स रिड्यूस करने के लिए। यस, फोर्स रिड्यूस करने के लिए, एग्जैक्टली। जब यहाँ पे आप मिट्टी को सॉफ्ट रखोगे, सॉफ्ट मिट्टी लोगे, तो वो बंदा बेचारा कूदेगा, गिरेगा और फिर वो ना थोड़ा अंदर तक चला जाता है, मतलब मिट्टी में अंदर तक घुसेगा, उससे क्या हुआ, उसका टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया किसके लिए, स्टॉप होने के लिए। जैसे ही टाइम इंक्रीज हो गया आपका फोर्स डिक्रीज हो गया, उसको ज्यादा नहीं लगेगी इस केस में। दिस इज द रीजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। सडनली मान लो बम्पर आ गया, आप कार में बैठे हो, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कार में सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई एंड कार के सामने एक बम्पर आ गया, आपने ब्रेक मार दी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया आप आगे की तरफ गिरोगे, अगर आपने ब्रेक लगाई है तो आप आगे की तरफ गिरोगे, और जैसे आप आगे की तरफ गिरोगे आपका सर फूट जाएगा। उससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सीट बेल्ट। क्या काम करती है सीट बेल्ट, ये आपको आगे गिरने में बहुत ही स्लोली लेके, मतलब स्लो लेके जाती है आपको। क्यों, क्योंकि जो सीट बेल्ट है वो इलास्टिक जैसा बिहेव करती है, इलास्टिक जैसा बिहेव करती है। सो सडनली अगर जंपर आ भी जाता है ना, तो आप धीरे से इधर आओगे, ऐसे करके आप धीरे से आओगे कार में, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि आपने सीट बेल्ट बांध के रखी हुई है। तो आपका टाइम इंक्रीज हो गया, स्टॉप होने के लिए टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो गया। सिमिलरली शॉक एब्जॉर्बर्स की कहानी आप लोग समझ लेना, मैं नहीं समझा रहा इसको, ये समझ जाओगे आप लोग। सो अभी समझ में आया गाइस क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट एग्जैक्टली इज मोमेंटम एंड व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको एज इट इज रहने ही देते हैं हम लोग। सर, हाँ बोल बेटा। सर मोमेंटम की डेफिनेशन और एक बार बता दीजिए। अरे अब ये लिख ले, फटाफट लिख ले, ये लो। सर यही है? हाँ तो यही है ना, बस यही डेफिनेशन है, P इज इक्वल टू mv, यही डेफिनेशन है इसकी। सर एग्जैक्टली जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी से ही बनता है। हाँ बस, यस। ओके सर, ठीक है, चलो ऑल राइट गाइस, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक एंजॉय करो अपना टाइम एंड थैंक यू सो मच।